वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं विगत एक वर्ष में सनराइज करियर एकेडमी ने तमाम सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बेहतरीन सिलेक्शन दिए हैं और विगत एक वर्ष में सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन दिए हैं सनराइज करियर एकेडमी ने। और सनराइज करियर एकेडमी में तमाम कोर्सेस 40 से भी ज़्यादा कोर्सेस चलाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। इससे पहले हमने भारत के भूगोल में भारत की स्थिति पढ़ी थी और किस तरीके से उसको डीप हमने पढ़ा था। आज ये उसका दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में हम ऐसे तथ्य को डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी वो आएंगे और आते ही रहेंगे। ये एक तरीके से स्टैटिक जीके है और कुछ नई बातें भी मैं इसमें शामिल करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा संतोष कुमार यादव और संगम त्रिपाठी को। हाल ही में सनराइज करियर एकेडमी से 2 नए स्टूडेंट का चयन हुआ है। संतोष कुमार यादव आर्मी जीडी, संगम आर्मी जीडी। और इससे पहले 2019-20 की बात करें तो तमाम इंडियन आर्मी में छात्र चयन ले चुके हैं। कैप्टन एस कुमार सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज करियर एकेडमी के। सनराइज करियर एकेडमी डिफेंस के क्षेत्र में एक संपूर्ण एकेडमी है जहां पर आर्मी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न की व्यवस्था है। दूर दराज के छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सनराइज करियर एकेडमी जो कि सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट जिले की नंबर 1 संस्था है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जैसे तमाम डिफेंस कोर्सेस का प्रशिक्षण निशुल्क कैप्टन एस कुमार सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज करियर एकेडमी के नेतृत्व में होता है। और जो दूर दराज के छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं कि कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न की सुविधा है। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के कोर्स जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ, आईटीआई ट्रेड, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, आरआरबी जैसे तमाम कोर्सेस एकेडमी में चलाए जाते हैं। आगे बात करें तो जैसे एसएससी जीडी के तमाम कोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी जैसे कोर्सेस। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और हर एक विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया जाता है और कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान। तो जिन छात्रों को इन डिफेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है वह सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। हमारा संपर्क सूत्र स्क्रीन पर है और हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट। चलिए यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे कोर्सेस जिनका प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस कराया जाता है। टीचिंग के कोर्सेस देखें तो बीएड, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे तमाम कोर्स की संपूर्ण तैयारी। और अब चित्रकूट के छात्रों के लिए सबसे बढ़िया खबर कि अब सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से जल्द आ रहा है आईएएस, पीसीएस, जीएस रिसर्च सेंटर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, और इसमें हम अभी डिस्कस कर चुके थे किस तरीके से। देखिए मैंने आपको इसमें वीडियो के माध्यम से भी बताया था और इसमें जैसे हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के माध्यम से बताया था और हमारे पृथ्वी में हम कितने गोलार्ध बना सकते हैं, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और अगर हम लंबवत रेखा खींचें तो हमारा एक हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इस तरीके से हमने अपने भारत की स्थिति को जाना था
अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। हालांकि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये पूर्ण रूप से हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, और अक्षांश और देशांतर का हमारा अलग से ही एक वीडियो आएगा जिसमें हम इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी हमारा भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में है। जैसे अगर हम, ये हमारा जैसे ग्लोब है, ये देखिए ये ग्लोब है। अब ग्लोब में अगर हम इस तरीके से लाइन खींच दिया जाए तो इसमें देखिए 4 गोलार्ध हो गए, 4 पार्ट में कट गया। तो देखिए ये बीच सेंटर से हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत है, यह उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी जाना था पिछले वीडियो में कि हमारे भारत का जो विस्तार है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार को देखें तो हमारे भारत का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश से, और 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि यहाँ पे देखिए 8 डिग्री, ये कन्याकुमारी का इलाका है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से जब ऊपर की तरफ आप जाते जाएंगे तो इसकी जो एक चौड़ाई है भारत की, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये लंबवत लंबाई है भारत की, जो कि कन्याकुमारी से ऊपर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक जाती है। वहीं अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो पूर्व से 97 डिग्री 25 देशांतरीय विस्तार, जो इस तरीके से हमारा विस्तार है इसको हम देशांतरीय विस्तार बोलेंगे। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो देश का सबसे पश्चिमी इलाका है वो है गुहार मोती गुजरात में, सबसे पूर्वी इलाका है किबिथू गांव है अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं हम देशांतर में बात करें तो हमारा सबसे ऊंचाई वाला यानी सबसे उत्तरी वाला जो छोर है वो है इंदिरा कौल, और जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वो है 8 डिग्री में आपका कन्याकुमारी। लेकिन हम कन्याकुमारी को हमारा सबसे दक्षिण छोर नहीं मानते हैं। हम कन्याकुमारी को सबसे दक्षिण छोर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अंडमान और निकोबार भी हमारे देश का हिस्सा है, संघ शासित प्रदेश हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अंडमान निकोबार जो सबसे अंतिम छोर तक पहुँच है इसकी, वो है 6 डिग्री 45 मिनट। यानी अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो हमारे भारत का जो सबसे दक्षिण छोर है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 के मेन सिलेबस में। देखिए इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आया हुआ है, और कहाँ पे आया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे भारत का जो भौगोलिक विस्तार है क्या उसके बारे में आपको एक बढ़िया और बेहतरीन नॉलेज है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें हम बात करें पूरे भारत में तो पूरे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें पूरे भाग में 90.44% हमारा स्थल भाग है और 9.56 हमारा जल भाग है। अब देखिए नदियाँ द्वीप तालाब झीलें इन सबको मिला के जो हमारा एक जलीय भाग है वो है 9.56%। ओके, स्थलीय सीमा देखा जाए तो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, जो कि 9,400 मील होता है। और हमारे भारत का अगर सर्वोच्च बिंदु की बात की जाए जो हमारे भारत का है वो है K2। लेकिन अभी कई सारे आयोग ने सर्वोच्च बिंदु K2 को मानने से इनकार कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो K2 है वो हमारे POK वाले इलाके में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, और जो स्वतंत्र रूप से हमारे देश में आता है वो है कंचनजंगा, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है 8,586 मीटर का। तो कभी भी अगर कोई एग्ज़ाम में आता है कि हमारे देश की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अगर ऑप्शन में दोनों हों तो आप कंचनजंगा ही करेंगे, K2 नहीं करेंगे। K2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि K2 POK के इलाके में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर है, स्वतंत्र अभी नहीं है। लेकिन जो कंचनजंगा है वो स्वतंत्र है और एग्ज़ाम में कंचनजंगा ही आपका सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सर्वनिम्न बिंदु यानी सबसे नीचे जो बिंदु है
दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि 2.2 वर्ग मीटर का है। सॉरी नहीं, 2.2 नहीं, सबसे निम्न बिंदु, सबसे नीचे में जो बिंदु है उसकी जो गहराई है वो है -2.2 मीटर समुद्र तल से। और जो सबसे लंबी नदी है वो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र है। और अपने सिर्फ इंडिया की बात करें तो गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि आगे चल के ज्योग्राफी में हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी पढ़ना पड़ेगा। लगभग 1.3 अरब जनसंख्या है, यानी 130 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमने अपने देश का बढ़िया तरीके से विस्तार देखा, अक्षांशीय विस्तार देखा और देशांतरीय विस्तार देखा, और जितना भी भूभाग है हमारे देश का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, हमारा देश विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो देश है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो अगर हमारा देश 7वां बड़ा देश है भारत, तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं जो हमसे भी बड़े हैं क्षेत्रफल में? तो ये जो डेटा है ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व का हमारा देश कौन सी रैंकिंग में आता है। तो हमारा देश 7वां बड़ा देश है, पूरे विश्व का 7वें नंबर पे आता है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए। तो देखिए, विश्व में स्थान किनका? देशों का। किसके अनुसार? पहले हम क्षेत्रफल के अनुसार करते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चतुर्थ यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की रैंक। अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है यूएसए, चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर पाकिस्तान, 7वें स्थान पर नाइजीरिया और 8वें स्थान पर बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आता है। और ये डेटा एक ऐसा डेटा है कि 24 घंटे आपके माइंड में ये डेटा बना रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा भारत 7वें नंबर का है, 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व का। और जो स्थलीय सीमा है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा, ठीक है, तटीय सीमा यानी जो तट से लगती है, जो समुद्र के तटों से लगती है, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सभी तट को काउंट करें, देखिए ये जो हमारा 6,100 किलोमीटर है, ये जो तट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तट इसमें बताया जा रहा है, देखिए 6,100 किलोमीटर, ये पूरी जो बाउंड्री है इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर तटीय रेखा की हम बात करें, तटीय रेखा, अब देखिए तट रेखा यानी तट मतलब जलराशि के बगल वाला भूभाग। और कौन सी जलराशि का बगल वाला भूभाग? हमारे भारत का। तो आप एक देख सकते हो कि हमारे भारत में एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ हिंद महासागर है। और हिंद महासागर से देखिए, अरब सागर से, बंगाली खाड़ी से ये हमारा पूरा इलाका जो है लगता है, ये हमारा पूरा इलाका जलराशि से कनेक्ट होता है। तो गुजरात से लेकर ये पूरा कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तक ये टोटल होता है 6,100। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार भी तो हमारे देश का हिस्सा है, लक्षद्वीप भी तो हमारे देश का हिस्सा है। ये भी देखिए, इनकी भी जो रेखा है, जो थल भाग है, वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो इनकी भी तट रेखा काउंट होगी। तो जब हम द्वीपों की तट रेखा काउंट कर लेते हैं, तब हमारे देश की टोटल तटीय लंबाई हो जाती है 7,517। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि किसी बुक में 7,400, 7,200, 7,000 ऐसा है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 7,517 किलोमीटर। अच्छा, हमारे देश की तटीय जो बाउंड्री है वो 6,100 है। कब? जब हम अपने द्वीप को नहीं लेते हैं।
और जब द्वीप को भी सम्मिलित कर देते हैं तब हमारा आता है 7,517। ठीक है, 7,517 किलोमीटर। ओके, आगे बात करें, देखिए अंडमान और निकोबार महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं जो हमारे आते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, हमारा भारत, कई बार भारत में प्रायद्वीप लिया जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत बोला जाता है, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। तो प्रायद्वीप भारत बोलने का कारण क्या है? देखिए, प्रायद्वीप भारत बोलने का कारण ये है कि जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भारत है त्रिकोणीय जैसा, और एक तरफ इसके अरब सागर है, एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी है, और एक तरफ इसके हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हो गया। अब 3 तरह से पानी से घिरा हो गया तो प्रायद्वीप कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित का मतलब वो जिनका प्रशासन डायरेक्टली केंद्र के हाथ में है। और हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम से पूरा महासागर पड़ा है, जिसका नाम है हिंद महासागर, और इंग्लिश में बोले तो इंडियन ओशन। अब हमारे देश हमारा देश का जो महासागर है हिंद महासागर, वहाँ से देखा जाए तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गों पर व्यापार होता है, नियंत्रण होता है। समुद्र और स्थल सीमाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बिल्कुल अच्छी है। आप देखिए इसमें इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा भारत है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ से पूरा व्यापार होता है इंडोनेशिया, ब्रुनई और थाईलैंड, म्यांमार की तरफ, और यहाँ से पूरा अरब देशों में व्यापार होता है। इसको और अच्छे से जानते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा मैप है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हिंद महासागर है और ये इंडोनेशिया है। तो जो समुद्री व्यापार है, समुद्री व्यापार में देखें तो हमारे भारत से देखिए, अगर अरब सागर में देखा जाए तो पूरे अरब देशों में व्यापार होता है। बंगाल की खाड़ी से पूरा इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस और आपका थाईलैंड से व्यापार, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार होता है। भारत से हमारा अफ्रीका का भी व्यापार होता है। भारत से हमारा सुएज़ नहर के द्वारा अमेरिका से, यूरोप से भी व्यापार होता है। और बंगाल की खाड़ी के रास्ते इधर साउथ कोरिया से और जापान से भी व्यापार होता है। तो एक व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा भारत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रॉपर भारत है। ठीक है, इस अपने भारत की स्थिति में अगर हम देखें, बहुत बढ़िया तरीके से देखें, ये नया मैप है, नवीनतम मैप है। अच्छा, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में हमारे भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 में एक संशोधन पारित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और तेलंगाना 2014 में तो पहला राज्य बन ही गया था। और 2020 जनवरी में एक संशोधन में दादर, नगर हवेली और दमन दीव का विलय करा दिया गया। तो विलय कराने से हमारे टोटल, अभी जो हम बात करें, हमारे टोटल 28 राज्य हैं और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश। देखिए ये हमारा मैप है, और इस मैप में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ से गुजरात से होते हुए राजस्थान से होते हुए इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये लेह लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से यूपी, बिहार और बंगाल, सिक्किम, और इधर आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस बाउंड्री को अगर हम ध्यान से देखें तो इस बाउंड्री में कई देश ऐसे हैं जो अपने देश की रेखा हमारे देश की रेखा के साथ साझा करते हैं। तो हम पश्चिम से शुरू करते हैं। देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये ऐसे देश हैं जो हमारे देश से स्थलीय सीमा बनाते हैं, डायरेक्टली हमारे देश से टच हैं। तो कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसे देश हैं जो हमारे देश से स्थलीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे श्रीलंका भी आपको दिख रहा होगा। श्रीलंका एक हमारा ऐसा देश है जो हमसे
थल मार्ग से नहीं जुड़ा लेकिन जलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे देखिए कुछ पड़ोसी देश हैं। पश्चिम की बात करें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं अगर हम उत्तर की बात करें तो चाइना, नेपाल। पूर्वोत्तर की बात करें तो भूटान। वहीं हम पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार। ये देश हमारे जुड़े हुए हैं और आर्थिक दृष्टि से भी ये देश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ मैंने लाइंस दिखाई हैं, इसको हम जूम करेंगे ताकि इसको हम जो है अच्छे से समझ पाएँ। देखिए इस मैप में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे देश के साथ कौन सी रेखाएं जुड़ती हैं, किस देश की रेखा जुड़ती है और उन रेखाओं का नाम क्या है। कई बार ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा कि जो दूसरे देश हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाते हैं उनके नाम क्या हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री दिख रही है, एक दिख रहा है रेड क्लिफ लाइन दिख रहा है, मैकमोहन लाइन दिख रहा है, ड्यूरेंट लाइन दिख रहा है, एलओसी दिख रहा है, एलएसी दिख रहा है। लेकिन अब किसको एलओसी एलएसी बोलते हैं आइए इसमें मैप के ज़रिए हम देखेंगे। ओके, तो देखिए हमारी अब जैसे इस मैप में आपको दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। थोड़ा सा मैप डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए जैसे इसमें देखते हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की जो रेखा है वो हमारे देश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाते हैं जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा। पाकिस्तान के साथ जो रेखा लगती है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान दो जगह था, एक पूर्व पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। तो ये पश्चिम पाकिस्तान देखिए भारत के पश्चिम की तरफ, और ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्व पाकिस्तान था। 1971 में फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले ये पूर्व पाकिस्तान था। तो जो बांग्लादेश के साथ भी जो हमारी बाउंड्री लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी रेखा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। यानी आपको अपने दिमाग में ये बैठाना है कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारी रेखाएं हैं उसको रेड क्लिफ रेखा बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं एलओसी। तो देखिए ये जो रेखा है ये एलओसी है और ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये पूरा जो है पाक ने हथियार रखा है, पाकिस्तान ने। और एलएसी की बात करें तो देखिए ये जो रेखा यहाँ से गई है इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन वाला इलाका है, चाइना ने इसमें कब्जा कर रखा है। वहीं हम बात करें मैकमोहन लाइन की तो देखिए भूटान से इधर पूरा ये अरुणाचल प्रदेश जिसमें चाइना अपना अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जब भी रेखाओं की बात आती है काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये रेखा पूछा जाता है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। कभी भी रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहा है तो पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन, यानी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसको हम बोलते अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, चाइना के साथ जो अरुणाचल प्रदेश से बनाता है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो जो बांग्लादेश था वह पूर्व पाकिस्तान था और इधर जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया। डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और इसको 1896 में किया गया था। और किसने किया था? सर मॉर्टिमर डूरंड ने। ठीक है, आगे करते हैं। चूँकि इस समय भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था इसलिए स्वतंत्र से पूर्व यह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा मानी जाती है। देखो 1896 में जब ये रेखा बनी थी तो उस समय जो अफ़गानिस्तान की रेखा थी वह भारत से लगती थी, और जब ये रेखा बनाई गई थी तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसीलिए भारत के साथ भी जो ये बाउंड्री बना रहा है तो उसको डूरंड रेखा
बोला जाता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जो 1913 और 14 के बीच खींची गई थी एक त्रासदी के बाद तिब्बत, चीन और भारत को लेकर। तो भारत की ओर से इस सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन बैठे और उन्होंने जो रेखा बनाई, अपने नाम के बाद उन्होंने अपनी रेखा दे दिया, नाम दे दिया मैकमोहन। चीन के प्रतिनिधि इवान चेन तथा तिब्बत की ओर से 13वें दलाई लामा के प्रतिनिधि लोंगदेन गदेन शात्र पालजोर दोरजे थे। आगे बढ़ते हैं। 24वीं समांतर रेखा। अब देखिए 24वीं समांतर रेखा कहाँ पर काम करती है। यह कच्छ में भारत और पाक के बीच सीमा रेखा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान दीजिएगा इसको। यह कच्छ में भारत और पाक के बीच सीमा रेखा बनाती है, परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। अब पाकिस्तान क्या ही कर लेगा, हम तो बनाएंगे इसमें। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 और तटीय बात करें तो 6,100। चलिए अब हमारे भारत के कुछ प्रमुख जड़ मरुमंडल देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल में मालदीव और मिनिकॉय अलग होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि मालदीव और मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो 8 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और कार निकोबार अलग होते हैं। ग्रैंड चैनल से सुमात्रा और निकोबार अलग होते हैं। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से तमिलनाडु और श्रीलंका अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी से दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका अलग होते हैं। डंकन पास से दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान अलग होते हैं। कोको स्ट्रेट से कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य एक बॉर्डर है, जल संधि है। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप सागर और लक्षद्वीप और मालाबार तट, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप सागर से कौन कौन अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मालाबार तट। चलिए तो ये था आज का हमारा वीडियो और भारत की स्थिति जो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इसको आप रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा और निरंतर इस वीडियो को देखकर पॉज कर अपने नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।